नमस्कार, स्वागत है आपका इस कॉर्पोरेट विश्लेषण की खास पेशकश में। और आज हम बातचीत करेंगे कि बजट से स्टील सेक्टर की क्या उम्मीदें हैं, किस तरीके की वो चाहत रखते हैं और सरकार इस बजट में क्या कर सकती है, इसको जानने की कोशिश करेंगे। और बातचीत करेंगे कल्याणी स्टील्स के मैनेजिंग डायरेक्टर R.K. गोयल से। लेकिन गोयल साहब से बातचीत शुरू करें उससे पहले देखते हैं इस वक्त की टॉप हेडलाइंस। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बाजार में तेजी, निफ्टी 18,100 के करीब। दिग्गज बैंकों के शानदार नतीजों से बैंक निफ्टी आज सबसे बढ़िया प्रदर्शन कर रहा है। ऑटो, आईटी और एनबीएफसीज में भी अच्छी खासी रौनक। कमजोर नतीजों के बाद अल्ट्राटेक सीमेंट में दबाव, शेयर करीब 4% फिसला। कंपनी के मुनाफे में रही 38% की गिरावट। वहीं रिजल्ट्स के बाद जेएसडब्ल्यू स्टील भी 1.25% कमजोर हुआ। अच्छे नतीजों से 2% तक चढ़ा केनरा बैंक। तीसरी तिमाही में मुनाफा 92% बढ़ा। एसेट क्वालिटी में भी सुधार। बाजार की अब एक्सिस बैंक के नतीजों पर नजर। बाजार में एक नजर डाली। देखिए, सुबह से बाजार एक रेंज में कहें तो फंसा हुआ है, या कहें कि वो एक रेंज में अटक गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो ब्रॉडर मार्केट है वहाँ पे मार्केट में बिकवाली है। कैसे, ये मैं आपको बताता हूँ। हमने 10:30 बजे सुबह जब इसका जायज़ा लिया था तो एडवांस डिक्लाइन का फेवर एडवांस के यानी बढ़ने वाले शेयर्स के पक्ष में था। लेकिन अब गिरने वाले शेयर्स की संख्या 1580 है और चढ़ने वालों की संख्या 1293 है। तो यानी मामला पलट गया है। 1.1:2 का है। ब्रॉडर मार्केट में तेज़ी नहीं है, कमज़ोरी है। उसका एक अंदाज़ा इस बात से भी लगता है कि जो टॉप वेटेज वाले स्टॉक्स हैं, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, इन सब के नतीजों का जो रिएक्शन है उससे बैंक के शेयरों में मजबूती आई। बैंक निफ्टी अभी भी 325 पॉइंट ऊपर है और उसकी वजह से मार्केट में एक सपोर्ट है। लेकिन इस ब्रॉडर मार्केट में कोई ऐसा माहौल दिख नहीं रहा। तो इंडेक्स तो डेफिनेटली ऊपर आपको दिखेंगे, लेकिन निचले स्तर पे कमज़ोरी है। मिड कैप ने हालांकि सुबह के मुकाबले थोड़ी सी रिकवरी दिखाई है, 133 पॉइंट के आसपास है वो। लेकिन जिस तरीके से दूसरे शेयरों में वीकनेस दिख रही है उससे ये अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि बाज़ार में चल क्या रहा है। तो इस पहेली को हल करते हैं। और आज हमारे साथ प्रकाश गावा जी नहीं है, आज हमारे साथ रचित जैन जी हैं 5paisa.com के। रचित जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मुझे ये बताइए सर कि एक बहुत ही रेंज के अंदर मार्केट फंसा हुआ है और ब्रॉडर मार्केट में प्रेशर दिख रहा है। ऊपर से थोड़ा थोड़ा मार्केट हल्का भी हो रहा है। तो इस समय अगर आपको कोई ट्रेड लेना हो निफ्टी, बैंक निफ्टी में, तो क्या स्ट्रेटजी होगी आपकी? वेरी गुड आफ्टरनून। मैं कुछ डेटा पॉइंट्स देख रहा था मार्केट के। अब ये सीरीज में या पिछले कुछ दिनों में देखे तो जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है उनमें अब भी कुछ नेगेटिव डेटा पॉइंट्स नहीं है। अब यूएस मार्केट्स को देखेंगे तो यूएस मार्केट्स ने अपने जो प्रीवियस लोज के सपोर्ट से वो इंटैक्ट रखे हैं। जो 2 दिन का करेक्शन हमने पिछले हफ्ते में देखा था उसमें भी नेस्डेक ने अपने अक्टूबर लोज अब तक नहीं तोड़े हैं। डाउ जोन्स ने अपने 100 ईएमए के लोज नहीं तोड़े हैं। सो यूएस मार्केट में वोलेटिलिटी के बावजूद उनके सपोर्ट जो है वो इंटैक्ट है। सेकेंडली, आप डॉलर इंडेक्स देखेंगे तो डॉलर इंडेक्स रिसेंटली काफी करेक्ट हुआ है, लगभग 114 के लेवल से 101 तक आया है। और डॉलर इंडेक्स और इमर्जिंग मार्केट्स जनरली एक इनवर्स कोरिलेटेड रहते हैं कि जहां पे डॉलर इंडेक्स में मंदी होती है तो यूजुअली इक्विटी मार्केट्स में एक तेजी होनी चाहिए। सो वो भी डेटा पॉजिटिव है। यूएसडी आईएनआर फाइनली अप्रिशिएट करना अब कर रहा है, जो वो भी एक अच्छी चीज है। सिर्फ ये महीने में जनवरी सीरीज में जो एक फैक्टर मार्केट्स के लिए नेगेटिव था, जो हमने 18,800 से लेकर 17,800 का करेक्शन देखा था, वो मेजरली था एफआईएस की सेलिंग की वजह से, जहां पे उन्होंने कैश मार्केट में भी बिकवाली की और इंडेक्स फ्यूचर्स में भी बिकवाली की थी। पिछले हफ्ते की शुरुआत में उनका लॉन्ग शॉर्ट रेशियो जो है इंडेक्स फ्यूचर्स में वो लगभग 36-38% के आसपास था, यानी लगभग 65% उनकी पोजीशन जो है वो शॉर्ट साइड पे थी। लेकिन लास्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशंस में उन्होंने वो शॉर्ट्स कवर की और अब जो फ्राइडे का डेटा हमने देखा तो फ्राइडे को उनकी लॉन्ग शॉर्ट रेशियो 52% के आसपास आ गई, यानी जो शॉर्ट पोजीशन थी वो उन्होंने कवर की है। और अब वो जो एक ही नेगेटिव डेटा था मार्केट के लिए, वो जो एफआईएस की सेलिंग, वो भी अब न्यूट्रल से मार्जिनल पॉजिटिव टर्न हो चुका है। तो डेटा यहाँ पे कोई सजेस्ट इंडिकेट नहीं कर रहा है कि मार्केट में कोई सिग्निफिकेंट करेक्शन हम देखेंगे। यस, पिछले 4 हफ्ते में हम एक रेंज देख रहे हैं जहां पे 18,200 के आसपास आता है तो सेलिंग आती है, 18,000 17,800 आता है तो सपोर्ट आती है। पर थोड़ा सा अगर पोजिशनल पर्सपेक्टिव रखना है
और डेटा को फॉलो करना है तो ये जो इंट्राडे डिक्लाइंस आ रहे हैं यहाँ पे हम ये डिप्स पे से बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढने की मैं सलाह दूंगा। सो 18,050 18,070 ये एक अच्छा सपोर्ट है फिलहाल मार्केट के लिए। ये रेंज में जो डिप्स आ रहे हैं सो वहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढे, 17,900 का स्टॉप लॉस रखे और शायद हम फिर से वो 18,200 18,250 जो रेजिस्टेंस एंड है वहां पे फिर से मार्केट को अब जाते हुए देखेंगे। 18,200 18,250 के लिए आप अप्रोच कर सकते हैं और आपका जो बायस्ड है वो लॉन्ग साइड का होना चाहिए, ये रचित हमें सुझाव दे। रचित बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये हमें सलाह देने के लिए। अब एक इम्पॉर्टेंट खबर आपकी स्क्रीन पे नीचे चल रही है। NSE को लोकेशन मामले में सेबी ने जो फाइल किया था केस, उसमें सैट का एक ऑर्डर आया है और उसमें 625 करोड़ के डिसगॉर्जमेंट का आदेश खारिज कर दिया गया है। ज़्यादा जानकारी हमें देंगे यतिन मोताबी। क्या खबर है पूरी? तो नीरज जी देखिए, ये कोलोकेशन मामला बहुत टाइम से अटका हुआ है। इसके अंदर NSE एक पार्टी है, NSE के जो ऑफिशियल्स हैं वो पार्टी है और 2-4 ब्रोकर्स पार्टी हैं, खास करके OPG सिक्योरिटीज़। तो आज जो सैट का आदेश आया है, इसके अंदर जो सेबी ने कोलोकेशन मामले में ऑर्डर्स पास किए थे वो सारे के सारे जो है सेट असाइड किए गए, यानी खारिज किए गए हैं। इनफैक्ट जो सैट से ऑर्डर निकल के आ रहे हैं वो एक बड़ा रिलीफ माना जा रहा है सारे के सारे जो एक्यूज थे मामले में। NSE की बात करें नीरज जी, तो जो 625 करोड़ रुपया प्लस 12% ब्याज सेबी ने कहा था कि आपके ऊपर 625 का जुर्माना लगेगा और 12% ब्याज के साथ आपको पैसे जमा करने पड़ेंगे, वो जो फाइन का अमाउंट है और जो पेनल्टी का अमाउंट है वो घटा के अब सैट ने केवल 100 करोड़ रुपए कर दिया है। तो NSE के लिए एक बहुत बड़ी रिलीफ है। इनफैक्ट सैट का कहना ये है कि जो लोड बैलेंसर नहीं लगाया NSE ने, उसमें NSE की चूक है, लेकिन ये जो कोलोकेशन मामला है इससे NSE पर से को कुछ बड़ा बेनिफिट नहीं हुआ है और इसीलिए ये रिलीफ दी गई है। जहाँ तक कि रवि नारायण और चित्रा रामकृष्ण का सवाल है, इनके सैलरीज जो है वो जो इनको NSE से मिलने थे इसको डिस्जॉर्ज करने वाले थे सेबी के आदेश के हिसाब से, लेकिन वो भी जो है रिवर्स कर दिया है सैट ने ऑर्डर। इनफैक्ट जो रवि नारायण और चित्रा रामकृष्ण है, इनको जो सस्पेंड किया गया था 5 साल के लिए, वो कार्यकाल भी इन्होंने घटा दिया है। तो इन दोनों के लिए भी थोड़ी बहुत रिलीफ का मामला दिखाई पड़ रहा है। और OPG सिक्योरिटीज़ को जो 15.5 करोड़ रुपए के आसपास का डिसजॉर्जमेंट अमाउंट सेबी में जमा कराना था, वो भी सैट ने सेट असाइड कर दिया, यानी खारिज कर दिया। तो जितनी भी इन्वॉल्व पार्टीज़ हैं, इनको कहीं फुल रिलीफ कहीं पार्शियल रिलीफ सैट के इस ऑर्डर में दिया गया है। ऑब्वियसली सैट ने ये कहा है कि जो NSE ऑफिशियल्स हैं और जो कोलोकेशन के बेनिफिशियरीज हैं या ब्रोकर्स हैं, इनके बीच जो नेक्सस है उसको सेबी एक बार एग्जामिन करे, टू लेट देन एनी टाइम। तो इस प्रावधान के हिसाब से ये देखा जाएगा कि सेबी इस ऑर्डर को क्या सुप्रीम कोर्ट में अपील करती है या अपने पास इसकी जो जांच है, जो सैट ने निर्देश दिए, दोबारा से जो नेक्सस वगैरह इनको एस्टेब्लिश करना है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, जो बड़ी पेनल्टीज थी ऑफिशियल्स पे या NSE पे, उसको सेट असाइड करके जो अमाउंट्स है वो भी रिवाइज कर दिए और डिसजॉर्जमेंट जो है काफ़ी सारी चीज़ों में डिसअलाउ कर दिया है। तो चित्रा की और उनकी पूरी सैलरी वापस तो नहीं आ सकते वो? नहीं, सैलरी में जो पहले सैलरी इनको जमा करानी थी, क्योंकि इनके बोनसेस लिंक थे NSE के परफॉर्मेंस के सामने, तो इनको बोनस या जो सैलरी का बकाया था वो देना था, जो सेबी ने रोक दिया था। सैट ने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा, जो सैलरी है वो देनी है। लेकिन जो सस्पेंशन पीरियड था जो सेबी ने लगाया था, वो ऑलरेडी सस्पेंडेड मोड में थे, तो वो काल अवधि भी निकल चुकी है। अच्छा, वो भी निकल चुकी है। तो 5 साल हो गए मैटर को। तो जो ये सब चीजें होनी थी वो भी ऑलरेडी होगी, क्योंकि विक्रम लेमाय ने पूरा 5 साल का कार्यकाल किया, ये कोलोकेशन उनको वारिसदारी में मिला था। तो मुझे लगता है कि पूरा का पूरा मामला सलझता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इनफैक्ट अब मार्केट एक्सपर्ट से बात करें नीरज जी, तो NSE का IPO बहुत जल्द आ सकता है। ऐसी भी अभी अटकलें मार्केट ने ये ऑर्डर के बाद लगाना चालू कर दिए। नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि NSE का IPO भी इसी चक्कर में रुका हुआ था कि ये केस चल रहा था। लेकिन अब 2 महत्वपूर्ण चीज़ें कि क्या इस सैट के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे सेबी, एक, और दूसरा NSE के IPO की क्या तैयारी होगी। चलिए देखते हैं इसमें क्या आगे फर्दर डेवलपमेंट होता है। लेकिन आज की खबर यह है कि सैट ने पूरा ऑर्डर पलट दिया है। चलिए अब बात करते हैं आज के बजट से उम्मीदों के बारे में। और सिर्फ 9 दिन बाकी बचे और अभी तक हमने बहुत सारी कॉर्पोरेट इंडिया के अलग अलग सेक्टर की कंपनीज से बात की और आज हम बातचीत करेंगे स्टील सेक्टर के बारे में कि क्या होप रखनी चाहिए, किस तरीके की उम्मीदें हैं। कल्याणी स्टील के MD RK गोयल जी हमारे साथ हैं। गोयल सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। इस सरकार का हमेशा से एक बड़ा थ्रस्ट रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत पुश दिया जाए और बिना स्टील के तो इंफ्रास्ट्रक्चर का पुश हो नहीं सकता।
तो मोटे तौर पे आप लोग क्या एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं? पिछली बार तो उन्होंने बहुत ज़बरदस्त एक्सपेंडिचर बढ़ाया था इंफ्रास्ट्रक्चर में। गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो ये स्टील सेक्टर में आज भी काफी सारे रॉ मटेरियल्स के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी है। हम चाहेंगे कि जहां भी इंपोर्ट ड्यूटी है, चाहे वो पिग आयरन हो, DRI हो या मॉली हो, अदर देन कोरिया, तो उनपे सब पर जीरो किया जाए। अदरवाइज इंडिया के अंदर हम इन्फ्लेशन इंपोर्ट कर रहे हैं, हमारी लोकल कॉस्ट ज्यादा हो जाती है, जबकि फिनिश प्रोडक्ट्स के ऊपर ड्यूटी लगभग निल है या बहुत नॉमिनल ड्यूटी है। टू दैट एक्सटेंट हम लोगों की कॉस्ट इंडिया में ज्यादा होती है, तो उसको निल किया जाए। नंबर 2, जो भी हम रॉ मटेरियल के ऊपर, आयरन ओर के ऊपर रॉयल्टी वगैरह देते हैं वो सैल्वेटेबल हो, उसका क्रेडिट हमको मिलना चाहिए। दैट इज नंबर 2। नंबर 3, वी वुड लाइक फर्दर एनहेंसमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। आज आप देखिए पोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट है या हाईवेज है, उसके अंदर काफी ज्यादा काम हुआ है, बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है, बट उसके अंदर और फर्दर पोटेंशियल है फर्दर ग्रोथ का। क्योंकि आप कोई भी एयरपोर्ट देखिए, उसमें वॉल्यूम्स काफी बड़े हैं और उसके अंदर फर्दर डबल कैपेसिटी करने का या ट्रिपल करने का पोटेंशियल नजर आ रहा है, तो वो एक इन्वेस्टमेंट और बढ़े। नंबर 3, इंडिया के अंदर दूसरे जो प्लांट्स हैं जहां पर स्टील का ज्यादा कंज्यूम होता है, केपेक्स इन्वेस्टमेंट इवन इन प्राइवेट सेक्टर में जो कम है उसको बढ़ावा देना चाहिए, और उसके लिए जो भी पॉसिबल सपोर्ट है वो करना चाहिए। नंबर नेक्स्ट इज फॉर ग्रीन एनर्जी, सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी। उसके अंदर सरकार का विजन बहुत अच्छा है। 500 गीगावाट एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट है बाय 2030। उसमें थोड़ा कुछ अगर हैंड होल्डिंग होगी तो ये मल्टीप्लाई होगा, और इसके मल्टीप्लाई होने से कंट्री को बहुत ज्यादा बेनिफिट है। नंबर 1, हमारी इंडस्ट्री की कॉस्ट कम हो जाएगी। पावर आज हमको 9.5 रुपए में, 10 रुपए में या 9 रुपए में मिलती है, वो कॉस्ट 3 से 4 रुपए आ जाएगी। नंबर 2, आज हम थर्मल कोल इंपोर्ट कर रहे हैं, वो थर्मल कोल बंद होगा। नंबर 3, डिकार्बोनाइजेशन होगा। आज पॉल्यूशन आप देखिए, हमारे कितने बड़े सिटीज के अंदर कितना पॉल्यूशन है, पर्टिकुलरली दिल्ली के बारे में ज्यादा न्यूज है। तो उसमें क्या होगा कि डिकार्बोनाइजेशन से हम लोग एज ए गवर्नमेंट जो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है फार्मा में, मेडिकल में, हॉस्पिटल्स में, ये काफी कम होगा, क्योंकि लोग बीमार कम पड़ेंगे, प्रोडक्टिव आवर्स ज्यादा मिलेंगे और उसका इनडायरेक्ट बेनिफिट बहुत ज्यादा। गोयल साहब, ये तो एक मतलब बजट के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लेने हैं वो आपने बिल्कुल सही से रखे, और ड्यूटी एक बड़ा हर्डल होता है आप लोगों के लिए। एक दूसरा पार्ट मैं ये भी समझना चाहता हूँ कि सरकार की तरफ से तो बहुत पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया गया। पिछली बार जो है उन्होंने 35% एडिशनल खर्चा किया था। लेकिन अगर इसको 2 हिस्सों में हम रखें कि एक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है और एक सरकारी वाला, तो ज़्यादातर सरकारी पे ही डिपेंडेंसी, और सरकार की भी एक लिमिट होगी खर्च करने की। डिमांड साइड से अगर आप देखें या मैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट देखूं इंफ्रास्ट्रक्चर, वो किस तरीके का दिख रहा है आपको? सिनेरियो क्या है? मतलब ये सब तो कर देगा मान लीजिए सरकार, तो लेकिन डिमांड भी तो होनी चाहिए। देखिए, आज इंडिया के पास एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है इन व्यू ऑफ दिस यूक्रेन एंड रशिया वॉर, बट वो हो रही है तो उससे बहुत अपॉर्चुनिटी है। आज हम लोग काफी ज्यादा क्वांटिटी में मटेरियल यूरोप और दूसरे कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग स्टील। उसका रीजन क्या है कि यूरोप में एक तो एनर्जी कॉस्ट बहुत बढ़ गई है, उनकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, तो इंडिया से काफी कुछ एक्सपोर्ट हो सकता है। नाउ दिस इज वन पार्ट वेयर हम लोग काफी, इंडस्ट्री काफी एक्टिव है, वो एक्सपोर्ट हो भी रहा है और उसको फर्दर एक्सपोर्ट किया जा सकता है, प्रोवाइडेड छोटे छोटे इश्यूज है लाइक रोड टैप, उसके अंदर स्टील इंडस्ट्री को आज कोई इंसेंटिव नहीं है। तो ये छोटी छोटी जो स्मॉल चीजें हैं, ये थोड़ा इसके अंदर अगर करेक्शन हो जाएगा या रॉयल्टी वगैरह का क्रेडिट मिलने लगेगा, तो उससे इंडस्ट्री की कॉम्पिटिटिवनेस और बढ़ जाएगी। और डेफिनेटली जब एक्सपोर्ट होगा, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, तो फर्दर इन्वेस्टमेंट स्टील इंडस्ट्री में काफी होगा। और काफी बड़े जो कंपनियां हैं वो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट कर रही हैं एंड दे आर रियली मल्टीप्लाइंग देयर कैपेसिटीज। तो ये PLI को लेकर के जो स्पेशलाइज्ड स्टील के लिए मिला था, उसका कुछ फायदा हुआ है क्या? देखिए, उसमें टाइम लगेगा, उसमें
इन्वेस्टमेंट करना है उसमें 2 से 3 साल लगेंगे। स्टील इंडस्ट्री में कोई भी चीज, कोई भी नया इक्विपमेंट आपको एस्टेब्लिश करना है, इंस्टॉल करना है, उसको कमीशन करना है, उसमें 3 साल मिनिमम लगते हैं। तो उस साल के बाद जब प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी तब उसका एडवांटेज मिलेगा, पर डेफिनेटली उसका एडवांटेज मिलेगा। तो आप चाहते हैं कि आवंटन और बढ़ जाए? डेफिनेटली उसका फायदा होना ही है, और इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट भी और बढ़ेगा। तो डेफिनेटली बहुत अच्छा सुझाव है आपका। ओके गोयल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम उम्मीद करते हैं कि इस चर्चा को मिनिस्ट्री ने सुना होगा, तो कुछ ना कुछ वो ज़रूर स्टील इंडस्ट्री के लिए करेंगे, क्योंकि एक बैकबोन है इंफ्रास्ट्रक्चर की, और हम लोग अभी भी पर कैपिटा कंजम्पशन के मामले में बहुत पीछे डेवलप्ड कंट्री से। तो देखते हैं क्या निकल के आता बजट में। एक बार फिर हम लोग से इसको रीचेक करेंगे। गोयल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद देखेंगे मार्केट की स्थिति क्या है, जो इस वक्त निफ्टी सेंचुरी लगाने के मूड में दिख रहा है। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और निफ्टी इस वक्त 85 पॉइंट्स और बैंक निफ्टी 310 पॉइंट की मजबूती के साथ कामकाज करें। शुरुआत से देखिए गिरावट आई, लेकिन फिर से एक बार ऊपर की तरफ रुझान जा रहा है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में अभी भी वीकनेस है। तो बहुत ही कन्विंसिंग रैली नहीं है ये, बहुत ज़्यादा इसमें यकीन नहीं हो रहा है कि ये लगातार तेज़ी की तरफ जाएगा। हालांकि मिड कैप में थोड़ा इम्प्रूवमेंट आता हुआ दिख रहा है। तो खैर, इसी उलझन के बीच में आपको अगले 1.5 घंटे में क्या ट्रेड्स लेने चाहिए, कैसे सौदे करने चाहिए, इस पर बातचीत होगी कमाई का अड्डा में हर्षदा अनुज और वीरेंद्र के साथ।